गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की इस मुलाकात में, चर्चा में। सभी मित्र आ जाए भैया। आज जो हमारी बातचीत होने वाली है, ऑफिसर्स ऑन ट्रैक पार्टनरशिप अधिनियम पर हमारी चर्चा चल रही थी। 1932 का इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, इस पे कुछ चर्चा हमारी पहले हो चुकी है और कुछ पर आज हम बातचीत करेंगे। आज जो हमारी चर्चा होगी वो होगी डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, यानी कोई भी फर्म डिसॉल्व कैसे होती है, क्या क्या मोड ऑफ डिसोल्यूशन है, इस पर हमारी बातचीत होगी। एक से दो क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी हमेशा इस टॉपिक्स पे रहते ही रहती है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पर हमारी चर्चा होने वाली, क्या क्या बातचीत होगी पहले इसको देख लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर क्या है। इन दो मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे सबसे पहले। फिर हम देखेंगे क्या मोड है, कितने तरीके से एक फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है या फर्म डिसॉल्व होती है, इस पर हम चर्चा करने वाले। सबसे पहले मैं आपको पूरी चर्चा बता दूं, फिर हम नोट्स की तरफ जाते हैं। जैसे कि मेरी आदत है, आपसे बातचीत हम पहले पूरी कर लेते हैं, फिर नोट्स की तरफ जाएंगे। सबसे पहले समझते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का क्या मतलब है। देखिए, पिछली मुलाकातों में हम लोगों ने देखा था कि जब पार्टनरशिप को हम कलेक्टिवली बुलाते हैं, पार्टनर्स को हम कलेक्टिवली बुलाते हैं तो पार्टनरशिप कहलाती है, और अगर इंडिविजुअली हम उन्हें बुलाते हैं तो पार्टनर कहलाते हैं। मैं इस बात को फिर से दोहरा रहा हूं। मान लेते हैं कि चार पार्टनर्स हैं हमारे पास, कोई एक फर्म बनी है जिसमें चार पार्टनर हैं, पार्टनर ए बी सी डी, ये चार पार्टनर्स हैं। अगर हम इन्हें कलेक्टिवली बुलाते हैं तो ये पार्टनरशिप कहलाती है, लेकिन अगर हम इंडिविजुअली इन्हें बुलाते हैं तो ये पार्टनर्स कहलाते हैं। अब अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात करते हैं तो इन्होंने जो फर्म शुरू की, यानी जिस नाम से पार्टनरशिप काम कर रही है वो फर्म कहलाता है। तो इन्होंने जो फर्म शुरू की है उसका डिसॉल्व होना एक अलग मुद्दा है, और किसी एक पार्टनर का डिसॉल्व होना ये एक अलग मुद्दा है। इन दोनों में क्या अंतर है, ध्यान से समझते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, अगर मैं फर्म की बात कर रहा हूं तो मैं पूरे बिजनेस की बात कर रहा हूं। डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म का मतलब होता है कि जब कोई पार्टनरशिप फर्म जो बिजनेस कर रही थी उसको करना बंद कर दे, या वो पार्टनरशिप फर्म समाप्त हो जाए, तो इसे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं, यानी वो फर्म ही समाप्त हो गई है, फर्म का ही एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर का मतलब होता है कि जैसे ये तीन चार पार्टनर थे, इनमें से ये पार्टनर ए ने क्या कर लिया, रिटायरमेंट ले लिया, और बाकी जो तीनों पार्टनर हैं वो उस फर्म को कंटिन्यू करने के लिए तैयार है, यानी बाकी तीन पार्टनर फर्म को कंटिन्यू करेंगे। केवल पार्टनर ए अगर निकला तो यह डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर होता है। एक पार्टनर खाली डिसॉल्व हुआ, फर्म डिसॉल्व नहीं हुई। फर्म के डिसॉल्व होने का मतलब है कि पूरी की पूरी फर्म ही डिसॉल्व हो गई, यानी उसने अपना बिजनेस ही बंद कर दिया है, बिजनेस ही स्टॉप हो गया है, वो फर्म का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है जब फर्म ही समाप्त हो जाए, और जब फर्म डिसॉल्व होती है तो सबकी पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन पार्टनर के डिसॉल्व होने से जरूरी नहीं कि फर्म डिसॉल्व हो। जैसे अगर दो ही पार्टनर है, मान लेते हैं कोई पार्टनरशिप फर्म है जिसमें दो ही पार्टनर है, तो पार्टनरशिप फर्म में कम से कम दो व्यक्तियों का होना जरूरी है। अगर पार्टनर ए ने रिटायरमेंट ले लिया तो इस केस में फर्म भी डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि दो ही पार्टनर थे और दो से कम पार्टनर होने पे पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है। क्लियर? तो अगर दो ही पार्टनर है तो फर्म ही डिसॉल्व हो गई, तो इसको डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहेंगे। लेकिन अगर दो से अधिक पार्टनर और कोई एक पार्टनर रिटायर हो रहा है और बाकी सारे पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए आगे अग्री है, वो आगे चलाएंगे, तो इस केस में पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं हुई बल्कि पार्टनर डिसॉल्व हुआ है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो पार्टनरशिप डिसॉल्व होने का मतलब है फर्म का ही एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाता है, जबकि पार्टनर डिसॉल्व होने का मतलब एक पार्टनर गया, बाकी सारी फर्म कंटिन्यू हो रही। देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज डिफरेंट फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। जो फर्म का डिसोल्यूशन होता है वो डिफरेंट होता है पार्टनर के डिसोल्यूशन से। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मींस टू डिसकंटिन्यू ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज विद इन द फर्म। फर्म के डिसोल्यूशन का मतलब है जो भी बिजनेस चले थे वो डिसकंटिन्यू हो गए, वो समाप्त हो गए, तो फर्म ही डिसॉल्व हुई, उसको बंद कर दिया गया। When the activities are stopped and the asset are used to pay off the debt, it amounts to the dissolution of the firm। अगर फर्म की जो एक्टिविटी थी वो एक्टिविटी ही बंद कर दी गई, फर्म ने अपना बिजनेस ही बंद कर दिया है, और फर्म के जो असेट है, अगर किसी तरीके का डेट है तो वो डेट पे करने में लगा दिया गया, और अगर किसी तरीके का डेट उसके ऊपर नहीं है तो बाकी सारे पार्टनर में इक्वली उसको डिवाइड कर दिया गया, तो फर्म ही डिसॉल्व हो गई, क्योंकि फर्म का ही एग्जिस्टेंस समाप्त हो गया। जबकि व्हेन अ पार्टनर अग्री टू कंटिन्यू द सेम फॉर इवन आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जो पार्टनर्स हैं अगर वो किसी बिजनेस को, उस फर्म को आगे कंटिन्यू करने के लिए अग्री हैं एक पार्टनर के रिटायरमेंट होने के बाद, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ए बी सी डी चार पार्टनर, तो उनमें से एक पार्टनर चला गया, बाकी तीन पार्टनर एग्री हैं कि वो फर्म को चलाएंगे, तो वहां पार्टनर डिसॉल्व हुआ है, फर्म डिसॉल्व नहीं, क्योंकि फर्म तो काम करे, एक पार्टनर खाली रिटायर होकर चला गया। देन इट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर नॉट फर्म। तो अगर अग्री है बाकी सारे पार्टनर एक पार्टनर के रिटायरमेंट होने के बाद भी उस फर्म को कंटिन्यू करने के लिए, तो ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर होगा, ना कि पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होगा, एज द फर्म इज स्टिल इन प्रोसेस। क्योंकि फर्म अभी क्या भैया काम कर रही है बाकी सारे पार्टनर्स द्वारा, बट द पार्टनरशिप बिटवीन द पार्टनर इज फिनिश। लेकिन उस पार्टनर के साथ जो पार्टनर रिटायर होकर गया है या जो पार्टनर फर्म छोड़कर गया, उस पार्टनर के साथ आपकी पार्टनरशिप समाप्त हो गई है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स क्या है, उम्मीद है ये बात एकदम क्लियर होगी, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब देखते हैं कि फर्म के डिसोल्यूशन के क्या क्या मोड्स हैं।
तो सेक्शन 40, 41, 42 ये सब इसी को कवर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, सेक्शन 40 इसको कवर करता है। मैं एक एक करके सबको ठीक से आप लोगों को एक्सप्लेन करता चल रहा हूं, बहुत इत्मीनान से आपको ये सारी बात सुनते हुए चल रहा है कि फर्म किस तरीके से, किस मोड से डिसॉल्व हो सकती, कैसे कैसे डिसॉल्व हो सकती। तो सेक्शन 40 ये कहता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का कि एग्रीमेंट के थ्रू अगर कोई पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती, जैसे मान लेते हैं क्योंकि फर्म 4 पार्टनर्स चला रहे हैं, ए बी सी डी, और ये चारों पार्टनर्स की सहमति है, इनका कंसेंट है कि ये पार्टनरशिप फर्म हम इस डेट से नहीं चलाएंगे। क्लियर है, इनका एग्रीमेंट हो चुका है कि हम पार्टनरशिप फर्म इस डेट से नहीं चलाएंगे। देखिए एग्रीमेंट कई प्रकार का हो सकता है, मैं एक एक बात करके आपको प्रॉपर बताता चल रहा हूं, ध्यान समझिए। चलिए एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास, हम जो भी एग्जाम्पल लेंगे आगे अभी आने वाली बातचीत में, उनमें हम इन्हीं 4 व्यक्तियों को पार्टनर रखेंगे। कोई एक फर्म है जिसमें पार्टनर है ए, पार्टनर दूसरा पार्टनर है पार्टनर बी, तीसरा पार्टनर है पार्टनर डी, और चौथा पार्टनर है पार्टनर सी और डी है तीसरे और चौथे पार्टनर। ध्यान समझिए, जैसे इन्होंने कोई पार्टनरशिप फर्म बनाई तो आपने पिछली मुलाकातों में सुना है, पढ़ा है कि पार्टनरशिप स्टेटस से नहीं बनता है बल्कि एक एग्रीमेंट से बनता है जिसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप स्टेटस से नहीं निकल के आता है, पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट से निकल के आता है। कंडीशन नंबर 1, तरीका नंबर 1, पार्टनरशिप बनाते समय जो एग्रीमेंट बना था, अगर उसमें ही इन्होंने ये तय कर लिया है कि इतने समय के बाद हम ये सहमति अभी दे देते हैं कि पार्टनरशिप फर्म समाप्त हो जाएगी, तो वो समाप्त हो जाएगी। बात नंबर 1। बात नंबर 2, आप लोग सेक्शन 7 में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 7 में टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ते हैं। पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल वो पार्टनरशिप होती है जिसमें पार्टनरशिप फर्म कब तक चलेगी उसकी कोई निश्चित तिथि नहीं है, मतलब उसमें समाप्त होने की कोई तिथि नहीं लिखी गई है, कोई डेट नहीं है कि इस डेट को पार्टनरशिप फर्म समाप्त हो जाएगी। तो पार्टनरशिप एट विल कंटिन्यू रहती है, वो समाप्त नहीं होती। पार्टनरशिप एट विल को समाप्त करने की, चूंकि उसमें कोई डेट है नहीं कि वो कब तक समाप्त होगी, तो पार्टनरशिप विल को समाप्त, एट विल को समाप्त करने का भी एक तरीका ये होता है कि चारों पार्टनर्स एग्रीमेंट कर लें, अपना कंसेंट दे दें, और इस इंटेंशन के साथ कंसेंट दें कि हम फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। इसे कहते हैं एग्रीमेंट के थ्रू डिसॉल्व करना, जहां पर ये 4 पार्टनर इस इंटेंशन के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि भैया हम इस पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने जा रहे हैं, बिजनेस को खत्म करने जा रहे हैं, तो ये पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है। इसको डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट कहते हैं। अगला है कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन सेक्शन 41 कवर करता है, इसमें 2 हैं, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, अनलॉफुल बिजनेस। कंपलसरी डिसोल्यूशन का मतलब है कि अगर ये घटना हुई, अगर ये निश्चित घटना होती उस फर्म के साथ, तो वो फर्म अपने आप कंपलसरीली समाप्त मानी जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी वो। पहला है इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। देखिए इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर के केस में अगर मान लेते हैं ये 4 पार्टनरशिप फर्म चला रहे थे और ये चारों इंसॉल्वेंट हो गए, तो पार्टनरशिप फर्म अपने आप समाप्त हो जाएगी। जितने लोग पार्टनरशिप फर्म चला रहे थे, अगर वो सारे के सारे इंसॉल्वेंट हो गए तो पार्टनरशिप फर्म समाप्त हो जाएगी। या ये 3 इंसॉल्वेंट हो गए, खाली एक ही बचा, तो एक अकेले पार्टनरशिप फर्म चला नहीं सकता, तो भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। क्लियर है? अब अगर मान लेते हैं पार्टनरशिप फर्म में 2 ही व्यक्ति थे और 2 में से कोई एक इंसॉल्वेंट हो गया, तो भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। क्लियर? मतलब यह है कि अगर केवल एक ही व्यक्ति ऐसा पार्टनरशिप फर्म में बच रहा है जो इंसॉल्वेंट नहीं है, बाकी सारे इंसॉल्वेंट हो गए, तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है। क्लियर इतनी बात? फिर से मैं दोनों कंडीशन बता रहा हूं। 4 पार्टनर थे, एक को छोड़कर तीनों इंसॉल्वेंट हो गए, तो भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, कंपलसरी रूप से डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि एक अकेला पार्टनरशिप चला नहीं सकता। चारों इंसॉल्वेंट हो गए, तब तो कोई बचा ही नहीं, तब भी इंसॉल्वेंट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं ए और बी इंसॉल्वेंट नहीं हुए, केवल सी और डी इंसॉल्वेंट हुए, तब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, क्योंकि 2, और अगर ये अग्री है आगे पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू करने के लिए, तो कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि कम से कम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी होता है। तो कुल मिला के मुद्दा यह है कि अगर एक व्यक्ति ही खाली ऐसा है उस पार्टनरशिप फर्म में, चाहे 10 पार्टनर रहे हो, चाहे 2 पार्टनर रहे हो, चाहे 5 पार्टनर है, अगर एक ही व्यक्ति ऐसा है जो इंसॉल्वेंट नहीं है, बाकी सारे इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट है अगर कोई अनलॉफुल बिजनेस हो रहा है। अनलॉफुल बिजनेस का मतलब ऐसा बिजनेस जिसकी अनुमति सरकार नहीं दे देती है, रिस्ट्रिक्टेड है, अगर आप उनका बिजनेस करते हैं तो भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है। क्लियर है? या अगर आप एनिमी कंट्री के साथ अपना व्यापार कर रहे हैं, उस केस में कुछ ऐसी कंडीशंस भी आती हैं उसमें जिनमें पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाता है, वो कंपल्सरी डिसॉल्व हो जाती है। सेक्शन 42 कहता है डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ द सर्टेन कंटिजेंसीज। अगर कुछ सर्टेन कंटिजेंसीज आ गई, वो निश्चित अगर वो घटना हो गई, तो आपकी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। पहला एक्सपायरी ऑफ द फिक्स्ड टर्म। 2 तरीके की पार्टनरशिप फर्म आप पढ़ते हैं, एक है पार्टनरशिप एट विल।
पार्टनरशिप एट विल का मतलब है जिसमें पार्टनरशिप फर्म के समाप्त होने की कोई तिथि नहीं तय है। पार्टनरशिप फर्म कब तक चलेगी इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की गई है, एग्रीमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, तो पार्टनरशिप एट विल कहलाता है। अब जब समाप्त होने की कोई तिथि लिखी नहीं गई तो समाप्त कैसे होगा? उस केस में सारे पार्टनर एग्रीमेंट करके उसको समाप्त कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप एट विल सेक्शन 40 के अंतर्गत एग्रीमेंट करके समाप्त किया जा सकता है। लेकिन जो दूसरे प्रकार की पार्टनरशिप है जो एक फिक्स टर्म के लिए बनी है कि ये पार्टनरशिप फर्म हम 3 साल के लिए बना रहे हैं या 3 साल बाद इस डेट तक ये पार्टनरशिप फर्म चलेगी, तो जैसे ही वो फिक्स टर्म आ जाएगा वो पार्टनरशिप फर्म एक्सपायर हो जाएगी। क्लियर होगी इतनी बात? क्या एक्सपायरी पार्टनरशिप फर्म जो है उसको आगे कंटिन्यू किया जा सकता है? किया जा सकता है। अगर बाकी सारे पार्टनर्स एग्री हैं तो एक एग्रीमेंट बना के उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो वो जो फिक्स टर्म है वो आएगा तो पार्टनरशिप फर्म उस समय अपने आप समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है, इफ द फर्म वाज फॉर्म फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ टास्क, या तो एक फिक्स टर्म के लिए बनाई गई या एक सर्टेन नंबर ऑफ टास्क के लिए बनाई गई थी, और अगर वो सारे के सारे टास्क कंप्लीट हो गए तो उस केस में भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है। जैसे मान लेते हैं कि आपने अपने मित्र के साथ मिलकर एक जो है पार्टनरशिप की कि हम और आप मिलकर एक साथ 3 फिल्में बनाएंगे। यहां पर टाइम नहीं फिक्स है बल्कि टास्क फिक्स है, जबकि ऊपर वाले में टाइम फिक्स है कि हम इस डेट से लेके इस डेट तक ही पार्टनरशिप फर्म करने वाले हैं, या इस ईयर से लेके इस ईयर तक हम पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद ये डिसॉल्व हो जाएगी। वहां एक फिक्स टेन्योर है, जबकि यहां पर एक फिक्स टास्क है कि मैं आपके साथ मिलकर 3 फिल्में बनाऊंगा। वो 3 फिल्में 2 महीने में बन रही हैं, वो 3 फिल्में 2 साल में बन रही है, और 3 फिल्में 5 साल में बन रही है, इससे मतलब नहीं। हमने टास्क कहते हैं किया कि हम मिलकर 3 फिल्में एक साथ बनाने वाले हैं, तो जैसे ही वो तीनों फिल्म यानी वो नंबर ऑफ टास्क जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे वो फर्म अपने आप क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। एट विल में एक और कंडीशन है भैया कि जैसे मान लेते हैं पार्टनरशिप एट विल है, सबने एग्रीमेंट दिया तो पार्टनरशिप विल एट विल समाप्त हो गई, या इन तीनों ने इस पार्टनर को एक नोटिस दिया कि भैया हम इस पार्टनरशिप फर्म को समाप्त करना चाहते हैं, आप ये नोटिस ले लो। नोटिस क्लियर ही होनी चाहिए, इसमें अधिनियम कहता है कि नोटिस क्लियर होनी चाहिए, वो क्लियरली आपको इंटेंशन बताती हो कि हम ये नोटिस इसीलिए दे रहे हैं ताकि इस पार्टनरशिप फर्म को समाप्त किया जाए, हम इस पार्टनरशिप को फर्म को समाप्त करना चाहते हैं। उस एड्रेस पर होनी चाहिए जो एड्रेस पार्टनरशिप एक्ट में लिखा, उसमें जो पार्टनर्स ने आपको दिया हुआ है। तो क्लियर इंटेंशन होना चाहिए नोटिस में कि भैया हम इस पार्टनरशिप फर्म को समाप्त करना चाहते हैं। उस क्लियर इंटेंशन की अगर आपने नोटिस दी है तो पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, सेक्शन 44 चर्चा करता है। डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट का मतलब क्या है? डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट का मतलब है कि जब ये मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट उस फर्म को डिसॉल्व करने का आदेश देगी तो इसको कहते हैं डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। अब कौन कौन से मामले में कोर्ट में मामला जाता है, मतलब किस प्रकार के डिसोल्यूशन में पार्टनर्स को कोर्ट में जाना जरूरी है। ठीक हो गया। पहली कंडीशन, अगर पार्टनर अनसाउंड माइंड में हो गया है, जैसे मान लेते हैं कि 2 पार्टनर थे, क्लियर है, पार्टनर ए और बी, 2 पार्टनर मिलकर फर्म चला रहे थे, अब उसमें से पार्टनर बी जो है वो अनसाउंड माइंड हो गया है, क्लियर है। तो अनसाउंड माइंड जरूरी नहीं है कि लास्टिंग हो, भाई अनसाउंड माइंड हो सकता है कि 2-3 महीने के लिए हो सकता है उसकी कोई मानसिक बीमारी हो, कोई शौक लगा हो, कोई ऐसे कई बार होता है कि कोई करीबी की मृत्यु हो गई, कोई जीवन में दुर्घटना हो गई, तो आदमी थोड़े दिनों के लिए माइंडली अनस्टेबल हो जाता है ना, अनस्टेबल कंडीशन में आ गया, अनसाउंड माइंड हो गया, लेकिन 2 महीने बाद वो ठीक हो जाता है और आपने इधर अपनी पार्टनरशिप फर्म को ही समाप्त कर दिया, बढ़िया लाभ कर रही थी पार्टनरशिप फर्म। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसलिए कोर्ट जाना पड़ता है अनसाउंड माइंड में, क्योंकि जरूरी नहीं है अनसाउंड माइंड परमानेंट कंडीशन हो, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए कोर्ट जाना पड़ता है। कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि अनसाउंड माइंड कितना लास्टिंग और क्या अनसाउंड माइंड की कंडीशन में पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होनी चाहिए। तो अब इसमें बी मान लेते हैं अनसाउंड माइंड हो गया, तो ए जाएगा कोर्ट में और ए कहेगा भैया ये अनसाउंड माइंड हो गए हैं, अब हमें इनके साथ बिजनेस नहीं हो पाएगा, ये पार्टनरशिप फर्म नहीं चल पाएगी। तो अब कोर्ट ये डिसाइड करेगी, आप अकेले डिसाइड नहीं, कोर्ट ये डिसाइड करेगी अनसाउंड माइंड की कंडीशन में फर्म को डिसॉल्व करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो कोर्ट जाने का पहला आधार है कि अगर पार्टनर अनसाउंड माइंड हो गया। क्लियर हो गई इतनी बात? दूसरा है, दूसरा कंडीशन ये, कोई पार्टनर अगर परमानेंटली या इनकैपेबल हो गया, परमानेंटली नहीं, अगर टेम्परेरी भी इनकैपेबल हो गया, परमानेंटली इनकैपेबल हो गया, अगर वो काम करने में इनकैपेबल है, तो कब तक इनकैपेबल है ये आप खुद नहीं तय कर सकते हो, इस मामले में भी आपको कोर्ट जाना। तो पहला कंडीशन है कोर्ट जाने के केस में कि भैया पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर को छोड़कर जो दूसरा पार्टनर है वो अगर इनकैपेबल हो गया है तो कोर्ट जाना होगा और कोर्ट फिर डिसॉल्व करने का आदेश देती है। तीसरी कंडीशन है कि जैसे मान लेते हैं कि यहां 2 पार्टनर्स थे या मान लेते हैं 3 पार्टनर थे,
अब इन 3 पार्टनर्स में से इन दोनों ने फ्रॉड कर दिया या किसी एक ने फ्रॉड कर दिया, तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा और कोर्ट में आपको बताना पड़ेगा, या मतलब अगर आपको ऐसा लगता है फ्रॉड के बाद कि भैया अब इनके साथ बिजनेस नहीं चलाया जा सकता है, तो आप कोर्ट जाके डिसॉल्व कर सकते हो। तो अगर कोई पार्टनर है जो फ्रॉड कर रहा है, तो आप कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में जाके ये आप बताएंगे कि भैया इनके साथ बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो सकता है, हम अपने इस बिजनेस को समाप्त करना चाहते हैं, तो कोर्ट आपको आदेश दे सकता है और आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो कोर्ट के थ्रू अगर फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, तो उसमें कंडीशन क्या क्या है? अगर अनसाउंड माइंड हो गया है पार्टनर, या अगर वो इनकैपेबल है काम करने में, या अगर उसने फ्रॉड किया है और आगे उसके साथ बिजनेस करना सही नहीं है, उचित नहीं है, तो भी कोर्ट के माध्यम से डिसोल्यूशन फर्म का किया जा सकता है। कंपलसरी डिसोल्यूशन में एक और कंडीशन है। एक कंडीशन ये है भैया कि जैसे मान लेते हैं 2 ही पार्टनर थे किसी फर्म में और उनमें से किसी एक पार्टनर की मृत्यु हो गई और अगला पार्टनर उसमें कोई शामिल नहीं हुआ, तो एक अकेला पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को नहीं रन कर सकता है, तो उस केस में भी कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाता है। लेकिन अगर मान ले 4 पार्टनर थे और किसी एक पार्टनर की मृत्यु हो गई, बाकी सारे पार्टनर बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते, तो 2 से अधिक पार्टनर अभी भी हैं, तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। उस केस में पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, बल्कि पार्टनर डिसॉल्व हो गया। जिसकी मृत्यु हो गया, जो रिटायरमेंट से चला गया, वो पार्टनर डिसॉल्व हो गया। तो ये कंडीशंस हैं जिनके आधार पर, या जो मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म है, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, एड विल में भी एग्रीमेंट किया जा सकता है, या अगर फिक्स टर्म पे भी पार्टनरशिप फर्म है और सारे पार्टनर अपना कंसेंट दे रहे हैं कि इस फर्म को डिसॉल्व करना है, तो भी डिसॉल्व किया जाएगा। कंपलसरी डिसोल्यूशन में पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है, अनलॉफुल बिजनेस है, या 2 ही पार्टनर है, किसी एक पार्टनर की मृत्यु हो गई, तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। कुछ सर्टेन कंटिजेंसीज हैं, अगर वो घटना घटती है तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर आपने फिक्स टर्म या फिक्स टास्क के लिए पार्टनरशिप फर्म बनाई थी, तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। बाकी ये 2 कंडीशन है, एट विल वाली और कोर्ट की कंडीशन। कोर्ट में अगर पार्टनर अनसाउंड माइंड है, पार्टनर इनकैपेबल है, या उसने कोई फ्रॉड किया है, इसके साथ बिजनेस करना आगे मुश्किल है, तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे, अगर आप बुक देखेंगे, तो मैंने आपको लगभग लगभग पूरा का पूरा चैप्टर ये पढ़ा दिया है, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए हो जाती है। ठीक है गुरु, इतनी बात। तो आज के लिए इतनी चर्चा रखते हैं। इनके अलावा भैया आप लोगों का रजिस्ट्रेशन बस शुरू ही होने वाला। अपने इलेक्टिव पेपर्स वगैरह आप बिल्कुल ध्यान से, बहुत आराम से उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, कौन सा इलेक्टिव पेपर आप लेना चाहते हैं। इलेक्टिव पेपर 2 जो सबसे ज्यादा ऑप्ट किए जाते हैं, उसमें एक एचआरएम है, सबसे ज्यादा लिया जाता है, और रूरल बैंकिंग भी बहुत सारे हमारे बैंकर्स लेते हैं। क्लियर है? एचआरएम आप ले सकते हैं, मेरी तरफ से बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है ये एचआरएम आप ले सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई आपका स्पेशल एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं चाहिए। ये थोड़ा आपके बैंकिंग से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है और आसान है तुलनात्मक रूप से। आपको मॉड्यूल जरूर इसमें 5 मिलती हैं, लेकिन आसान है ये। महापैक में आपको इलेक्टिव पेपर की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। 4 इलेक्टिव पेपर हम आपको उपलब्ध कराते हैं, एचआरएम, रूरल बैंकिंग, सेंट्रल बैंकिंग और रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपका इनमें से कोई भी आपका क्या नाम इलेक्टिव पेपर है, तो आप महापैक लेंगे तो ये इलेक्टिव पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आपको इलेक्टिव पेपर अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं। सारे रनिंग बैचेस, सारे अपकमिंग बैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट एक बार के सब्सक्रिप्शन में महापैक में आपको मिलते हैं। एक बार के सब्सक्रिप्शन में बाकी सारे पेड बैचेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। इंडिविजुअल बैचेस की बात करें तो फाउंडेशन बैच आपके लिए चल रहा है। बहुत ही जल्दी हम आपके लिए एमसीक्यू बैच भी अनाउंस करने वाले हैं सीआईबी के लिए। बहुत जल्दी उसकी सूचना आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो आज के लिए फिर इतनी चर्चा रखते हैं मित्रों। कुछ भी आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में या अपने 4th कंपलसरी पेपर बीआरबीएल में, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है, आप उससे जरूर जुड़ जाइए। क्यूआर कोड स्कैन करने में कहीं कोई दिक्कत आ रही तो सिंपली आप टेलीग्राम पर सर्च करिए आशीष सर जीआईबी सीआईबी एग्जाम्स। आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं, अपने सारे सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ आपको ये सारी सुविधाएं रेगुलर बेसिस पर मिलती हैं। मैं यहाँ पर आपके सवालों के जवाब के साथ आपसे बातचीत के लिए उपलब्ध रहता हूँ। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। नेक्स्ट मुलाकात में आपसे बातचीत होगी, अगले हिस्से पर अगले मुद्दे पर पूरी चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास। थैंक्स अ लॉट।